गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल, सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। कभी सोचा है कि हमारी सुबह की कॉफी जो ऐप से ऑर्डर होती है, उससे लेकर देर रात तक देखी जाने वाली ऑनलाइन फिल्म तक, हमारी जिंदगी का हर पल सेवाओं या सर्विसेज से कितना गुथा हुआ है? हाँ, बिल्कुल। हम असल में एक ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जो अब सामान से ज्यादा मतलब सेवाओं पर चलती है। सही बात है। ये हमारी अर्थव्यवस्था का वो अदृश्य इंजन है जो लगातार चल रहा है। पर इसकी ताकत का एहसास हमें तब होता है जब हम रुक कर सोचते हैं कि हमारी कितनी जरूरतें अब एक सर्विस के तौर पर पूरी हो रही हैं। तो आज हम इसी सर्विस सेक्टर के पीछे की ताकतों की एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हाँ। दुनिया भर में अर्थव्यवस्था का ये हिस्सा इतनी तेजी से और इतने बड़े पैमाने पर क्यों बढ़ रहा है? और इसके पीछे की वजह जानना मतलब ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके पीछे के मुख्य वजहों को 10 अलग अलग बिंदुओं में तोड़कर समझाती है। हमारी जेब में बढ़ते हुए पैसों से लेकर दुनिया को जोड़ने वाली टेक्नोलॉजी तक। चलिए इसकी परतें खोजते हैं। हाँ, और ये आज की अर्थव्यवस्था को, नौकरियों के भविष्य को और यहाँ तक कि हमारे रोजमर्रा के फैसलों को समझने की एक कुंजी है। ये हमें बताता है कि हमारा समाज एक खास दिशा में क्यों जा रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी वजह से जो हम सबसे जुड़ी हुई है, आमदनी का बढ़ना। हाँ, इनकम। जब लोगों की आय बढ़ती है तो वो सिर्फ ज्यादा चीजें नहीं खरीदते, बल्कि वो बेहतर जीवन अनुभव चाहते हैं, है ना? बिल्कुल। एक नया टीवी खरीदने की बजाय शायद किसी अच्छी जगह छुट्टियां बिताना पसंद करते हैं। हाँ, ये आराम और एक बेहतर लाइफस्टाइल की चाहत है जो फिर शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन जैसी सेवाओं पर खर्च को बढ़ाती है। और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये सीधे तौर पर एक और बहुत बड़ी वजह से जुड़ता है, हमारी बदलती जीवन शैली। अच्छा? हाँ, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में समय सबसे कीमती चीज बन गया है। सही बात है। हम पैसे देकर समय खरीदना चाहते हैं। यहीं से सुविधा यानी कन्वीनियंस की एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था का जन्म होता है। फूड डिलीवरी, ऑनलाइन शॉपिंग, घर की सफाई के लिए एप्स, ये सब इसी सोच का नतीजा है। मुझे तो याद है एक जमाना था जब घर में कुछ ठीक करवाना हो तो एक भरोसेमंद प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन ढूंढने में हफ्ते लग जाते थे। हाँ हाँ। अब तो लगता है हर चीज के लिए एक ऐप है, कुछ ही घंटों में कोई आपके दरवाजे पर होता है। ये खुद करो से काम डेलीगेट करो की तरफ एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक बदलाव है। बिल्कुल, लेकिन क्या ये सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है? शुरुआत में जरूर था, पर अब ये छोटे शहरों में भी फैल रहा है। और ये बदलाव सिर्फ सुविधा के बारे में नहीं है, ये एक और अहम बिंदु से जुड़ता है, बढ़ती आबादी। हाँ, बढ़ती आबादी। ज्यादा लोगों का मतलब सिर्फ परिवहन या बैंकिंग जैसी सेवाओं की ज्यादा जरूरत नहीं है। इसका मतलब है ज्यादा घनत्व यानी डेंसिटी। अच्छा। जब एक छोटी सी जगह में ज्यादा लोग रहते हैं तो ऐसी सेवाओं के लिए एक बाजार बन जाता है जो पहले संभव ही नहीं थी, जैसे हाइपर लोकल डिलीवरी या कोवर्किंग स्पेस। बिल्कुल। ये संख्या का खेल है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। अच्छा, तो ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। मतलब ज्यादा आमदनी, समय बचाने की चाहत
और बढ़ती आबादी, ये तीनों मिलकर एक जमीन तैयार करते हैं। हाँ, एक बेसलाइन। और इसी जमीन पर शायद अगली बड़ी सेवा उगती है, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य। ठीक समझे। ये एक सकारात्मक चक्र है, एक पॉजिटिव साइकिल। जैसे ही लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी होती हैं और उनकी आय बढ़ती है, वो सर्वाइवल से आगे बढ़कर इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचते हैं। अपने बच्चों के बेहतर स्कूल, खुद के लिए बेहतर अस्पताल। हाँ, और आजकल तो मानसिक स्वास्थ्य और वेलनेस पर भी बहुत जोर है। ये सब का सब सर्विस सेक्टर है। और जब इस सेक्टर में नौकरियां पैदा होती हैं तो लोगों की आमदनी और बढ़ती है, जिससे वे और भी बेहतर सेवाओं की मांग करते हैं। ये एक ऐसा पहिया है जो खुद को ही घुमाता रहता है। तो हमारी व्यक्तिगत जरूरतों और जीवन शैली में बदलाव ने सुविधा और सुधार की एक बड़ी मांग पैदा कर दी है। लेकिन ये मांग इतने बड़े पैमाने पर पूरी कैसे हो रही है? क्या ये सिर्फ स्थानीय व्यवसायों का खेल है? नहीं, यहीं पर तस्वीर बड़ी और थोड़ी जटिल हो जाती है। मतलब कोई बड़ी वैश्विक शक्ति भी काम कर रही है? बिल्कुल। इसके पीछे सबसे बड़ी ताकतों में से एक है ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण। वैश्वीकरण ने दुनिया को एक बाजार बना दिया है। हाँ। आज भारत में बैठा एक सॉफ्टवेयर डेवलपर अमेरिका की किसी कंपनी के लिए काम कर सकता है। ये वैश्वीकरण के बिना संभव नहीं था। सही बात है। और इसी से आईटी सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी बीपीओ और पर्यटन जैसी सेवाओं की मांग में जबरदस्त इजाफा हुआ है। ये उदाहरण तो हम सब जानते हैं, पर इसका जो गहरा असर है वो शायद हम कभी-कभी नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ उस एक डेवलपर की आय तक सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस एक डेवलपर की वजह से एक पूरा इकोसिस्टम बनता है। सोचिए, उसके शहर में कैफे चलते हैं क्योंकि उसके पास खर्च करने के लिए पैसे हैं। रियल एस्टेट की मांग बढ़ती है। हाँ, क्योंकि वो एक बेहतर घर खरीदना चाहता है। स्थानीय ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी सेवाएं फलती फूलती हैं। ये एक नौकरी नहीं बल्कि एक आर्थिक लहर है जो हजारों और लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देती है। और वो सब भी तो सर्विस सेक्टर का ही हिस्सा है। वही तो। और ये लहर सिर्फ आईटी तक ही सीमित नहीं होगी। जैसे जैसे उद्योग बढ़ते हैं, उन्हें समर्थन के लिए दूसरे व्यवसायों की जरूरत पड़ती है। हाँ। मतलब एक कार बनाने वाली कंपनी को सिर्फ स्टील और रबर ही नहीं चाहिए। नहीं, उन्हें एक विज्ञापन एजेंसी, एक लॉजिस्टिक्स पार्टनर, एक बीमा कंपनी और कानूनी सलाहकारों की भी जरूरत होती है। ये सभी अदृश्य सेवाएं हैं जिनके बिना वो कार कभी शोरूम तक पहुंच ही नहीं सकती। आपने अदृश्य शब्द का इस्तेमाल किया, जो बिल्कुल सही है। ये एक सहजीवी रिश्ता है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिना मजबूत सर्विस सेक्टर के आगे नहीं बढ़ सकता। बढ़ ही नहीं सकता। और इस पूरे इकोसिस्टम को चलाने के लिए जो ईंधन चाहिए वो आता है एक और बड़े ड्राइवर से, वित्तीय क्षेत्र का विकास। हाँ। फाइनेंशियल सेक्टर। हाँ, बैंक और बीमा तो पारंपरिक स्तंभ है, पर मुझे लगता है कि आजकल के दौर में फिनटेक, वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी का रोल शायद पारंपरिक बैंकिंग से भी ज्यादा बड़ा हो गया है। ये एक बहुत ही जरूरी बिंदु है। एक मजबूत बैंकिंग प्रणाली उद्योगों को बढ़ने के लिए जरूरी पूंजी तो देती है, लेकिन फिनटेक क्रांति ने इस खेल को ही बदल दिया है पूरी तरह से। अब लोन लेने या निवेश करने के लिए बैंक की ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है, एक ऐप ही काफी है। डिजिटल पेमेंट्स ने ई कॉमर्स को संभव बनाया है। और वेंचर कैपिटल उन नए आइडियाज में पैसा लगा रहा है जिनसे भविष्य की सेवाएं बनेंगी। बिल्कुल। ये वित्तीय क्षेत्र अब सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम नहीं है बल्कि खुद इनोवेशन का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। ये पूरी अर्थव्यवस्था के लिए तेल की तरह काम करता है। वाह, ये तो वाकई एक जटिल जाल है जिसमें हर धागा दूसरे से जुड़ा है। अब तक हमने व्यक्तिगत बदलाव और वैश्विक आर्थिक ताकतों को समझा, लेकिन ये सब हवा में तो नहीं हो रहा। नहीं, इन सभी सेवाओं को चलने के लिए एक ठोस जमीन की जरूरत होती है। हाँ, और यहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका आती है। पहला है भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका सबसे बड़ा रूप है शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। हाँ, जब लोग गांवों से शहरों की ओर आते हैं तो उनकी जरूरतें और अपेक्षाएं बदल जाती हैं। शहर सिर्फ इमारतों का जंगल नहीं होते, वे सेवाओं का एक घना नेटवर्क होते हैं। आवास, परिवहन, रिटेल, बैंकिंग। इसका एक अच्छा उदाहरण शायद मेट्रो ट्रेन है। जब किसी शहर में एक नई मेट्रो लाइन खुलती है तो वो सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाती। नहीं, उसके हर स्टेशन के आसपास एक नई दुनिया बस जाती है। छोटी दुकानें, फूड स्टॉल्स, कैफे, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। हाँ, एक अकेली इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना हजारों सर्विस सेक्टर की नौकरियों को जन्म देती है। बिल्कुल सही है।
और इस भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर के समानांतर एक और बुनियाद खड़ी हो रही है जो शायद इससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, आईटी, सस्ता इंटरनेट और स्मार्टफोन में हुई प्रगति ने तो जैसे क्रांति ही कर दी है। इसने ऐसी नई सेवाएं पैदा की हैं जो कुछ दशक पहले मतलब विज्ञान कथा लगती थी। इसे क्रांति कहना बिल्कुल सही होगा। सोचिए, ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स, डिजिटल शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। इनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। टेक्नोलॉजी सिर्फ पुरानी सेवाओं को बेहतर नहीं बना रही, जैसे चिट्ठी की जगह ईमेल का आना, ये तो पूरी तरह से सेवाओं की नई श्रेणियां बना रही है। और इसका सबसे बड़ा असर ये है कि इसने सेवाओं को भौगोलिक सीमाओं से आजाद कर दिया है। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अब किसी को कुछ सीखने के लिए किसी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं, वो दुनिया के बेस्ट प्रोफेसर से ऑनलाइन कोर्स कर सकता है। किसी को अपना सामान बेचने के लिए दुकान खोलने की जरूरत नहीं, वो सोशल मीडिया से बेच सकता है। तो इस डिजिटल बुनियाद ने सर्विस सेक्टर को सही मायनों में लोकतांत्रिक बना दिया है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, और इन सब के बीच एक और खिलाड़ी है जो इस पूरे खेल को या तो तेज कर सकता है या धीमा, सरकार। हाँ, सरकारें, नीतियां और समर्थन कितने महत्वपूर्ण हैं। क्या ये सब सरकार के बिना भी हो जाता? देखिए, सरकार एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट का काम करती है। अच्छा। सरकारें इन सभी प्रवृत्तियों को गति दे सकती हैं। डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर, नए हाईवे और एयरपोर्ट जैसे बुनियादी ढांचे में निवेश करके, या पर्यटन को प्रोत्साहित करके वो सर्विस सेक्टर के फलने फूलने के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार करती हैं। तो अच्छी नीतियां इस विकास को कई गुना तेज कर सकती हैं, और खराब नीतियां या लाल फीताशाही इसमें बाधा डाल सकती हैं। तो हाँ, सरकार का किरदार बहुत अहम है। वो इस इंजन को ट्यून अप भी कर सकती है और ब्रेक भी लगा सकती है। तो इन सब का मतलब क्या है? अगर हम इन सभी बिंदुओं को एक साथ देखें तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। हाँ, ये साफ है कि सर्विस सेक्टर की इस बढ़त के पीछे कोई एक वजह नहीं, बल्कि व्यक्तिगत पसंद, वैश्विक अर्थव्यवस्था और तकनीकी छलांग का एक शक्तिशाली मिश्रण है। सही कहा। हमारी व्यस्त दिनचर्या से लेकर वैश्विक कंपनियों की आईटी जरूरतों तक सब कुछ इसमें शामिल है। ये हमारी बढ़ती आय और समय बचाने की इच्छा से शुरू होता है, जो सुविधा की मांग पैदा करती है। फिर इसमें वैश्वीकरण और बढ़ते उद्योग जुड़ जाते हैं, जिन्हें लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस और कंसल्टेंसी जैसी सेवाओं की जरूरत पड़ती है। और इन सबके ऊपर शहरीकरण और डिजिटल टेक्नोलॉजी की परत है, जो इस पूरी प्रक्रिया को लगातार तेज कर रही है। सही। ये वाकई हर स्तर पर काम कर रहा है, व्यक्तिगत, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। और जैसा कि आपने पहले भी कहा था, ये एक आत्मनिर्भर चक्र जैसा लगता है। हाँ, और ये समझना सबसे जरूरी है। शहरीकरण से सेवाओं की मांग पैदा होती है, जिससे नौकरियां बनती हैं। उन नौकरियों से लोगों की आमदनी बढ़ती है, और फिर उस बढ़ी हुई आमदनी से वे और भी अलग अलग तरह की सेवाओं की मांग करते हैं, चाहे वो बेहतर मनोरंजन हो, छुट्टियां हो, या अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए कोई ऑनलाइन कोर्स हो। तो ये एक ऐसा इंजन है जो खुद को ही ईंधन देता रहता है, और हर चक्कर ने और बड़ा और ताकतवर होता जाता है। तो ये विकास अभी रुकने वाला नहीं है। ये एक ऐसी लहर है जो अभी और ऊंची उठेगी। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या? ये देखते हुए कि शहरीकरण, तकनीकी प्रगति और वैश्वीकरण जैसी प्रवृत्तियां भविष्य में भी जारी रहने की संभावना है, सेवाओं की अगली लहर क्या हो सकती है जिसकी हमने अभी कल्पना भी नहीं की है। मतलब हमारी भविष्य की जीवन शैली किन नई मांगों को जन्म देगी? हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद पूरी तरह से पर्सनलाइज्ड जेनेटिक हेल्थ केयर हो सकता है, या वर्चुअल रियलिटी टूरिज्म, जहां आप घर बैठे दुनिया घूम सकें, या शायद कुछ ऐसा जो अभी विज्ञान कथा लगता हो, जैसे एआई लाइफ कोच या रोबोटिक केयर गिवर्स। कौन जानता है। लेकिन एक बात तय है, सेवाओं का विकास अभी रुका नहीं है, यह अभी शुरू ही हुआ है। और ये सोचना वाकई रोमांचक है कि 10 साल बाद कौन सी ऐसी सर्विस होगी जिसके बिना हम अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे आज हम बिना ऑनलाइन मैप्स या वीडियो कॉलिंग के नहीं कर सकते।